हेलो फैमिली, आज की कहानी एक लाइफ लेसन बेस्ड मूवी है जिसमें प्यार है, जुदाई है, अधूरापन है, लेकिन फिर भी हमें सिखा जाती है कि आपकी जिंदगी कितना भी बुरा समय क्यों ना लाए, फिर भी छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना बहुत जरूरी होता है। इसी खूबसूरत मैसेज लिए आज की कहानी है, जहाँ एक जवान लड़का दो बार अपनी किस्मत का सामना करता है और फिर अपना प्यार, दोस्ती, परिवार सबको अलविदा कहने की एक भावुकपूर्ण सफर पर निकल पड़ा। पर क्यों? इन्हीं जिंदगी के सवालों के जवाब आप भी इसी कहानी में ढूंढ पाएंगे। आज मूवी स्ट्राइव की पेशकश में है 1998 की कोरियन मूवी क्रिसमस इन अगस्त, IMDb 7.5। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज है। कोरियन ड्रामा वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। आपने हमारे उन वीडियोस को इतना प्यार दिया कि हम दोबारा एक नई चैनल में इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर आपको हफ्ते में 2 दिन नए और पुराने हर तरह के कोरियन ड्रामा और वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाकर इस नए चैनल को चेकआउट करें, जिसका नाम है कोरियन ड्रामा हिंदी, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, इसकी नोटिफिकेशन हर हफ्ते पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चले अब कहानी में खो जाते हैं। कहानी शुरू हुई एक सोते हुए आदमी को दिखाकर, जिसका नाम जुंग है। सुबह नींद से उठकर जुंग अस्पताल आया है, जहाँ एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची हंसी खुशी खेल रही है। जुंग भी उस बच्ची को हंसाता है, पर उसे देखकर जुंग को समझ आ गया कि उसकी तरह ही इस बच्ची का भी डायग्नोसिस हुआ है, और ये सब देख जुंग को अच्छा नहीं लगता। इतनी छोटी सी बच्ची को ये बीमारी कैसे हो गई? अब अस्पताल से वो सीधा अपने पुराने बचपन के स्कूल आया, जहाँ वो बचपन में पढ़ा करता था। वो प्लेग्राउंड में खेलने लगा जैसे बचपन में खेला करता था, लेकिन जल्द ही वो थक जाता है और एक जगह बैठकर सभी को खेलते हुए देख रहा है। जुंग अपना बचपन याद करते हुए कहता है, जब मैं छोटा था सब बच्चों के जाने के बाद भी अकेले यहाँ बैठकर अपनी माँ को याद किया करता था। दरअसल उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। जिस तरह माँ दुनिया छोड़कर चली गई है, ठीक उसी तरह हम भी इस दुनिया को पीछे छोड़कर एक दिन चले जाएंगे। यही सब सोचते सोचते जुंग अपने स्टूडियो आ पहुंचा। पेशे से वो एक फोटोग्राफर है। उसके एक स्टूडियो है जहाँ वो छोटे मोटे काम जैसे प्रिंटिंग ये सब भी करता है। अचानक तभी जुंग को एक दोस्त का कॉल आया। पता चला कि उसके दोस्त के बाबा का देहांत हो चुका है। जुंग भी वहाँ जाता है। सारे रीति रिवाज होने के बाद वो अकेले एक कोने में जाकर बैठ गया। उसे बुरा लग रहा है। जब वो अस्पताल गया था तो उसे मालूम था कि उसका डायग्नोसिस बहुत बुरा होने वाला है। उसके पास गिनकर दिन बचे हैं, और यहाँ आकर ये सब देख उसका मन थोड़ा अशांत हो गया। इसीलिए वो वापस अपने स्टूडियो चला आया। उसने देखा कि एक लड़की नेगेटिव से कुछ फोटोज प्रिंट कराने आई है। इन्हें प्रिंट कराने में कितना वक्त लगेगा, उस लड़की ने पूछा। जुंग ने उसे मना करते हुए कहा कि वो अभी प्रिंट नहीं कर सकता, बाद में आए, क्योंकि जुंग का दिमाग अभी भी काम नहीं कर पा रहा। उस लड़की का नाम रिम है। वो जिद करने लगी कि ये अभी ही चाहिए, बहुत अर्जेंट है, और सीधा उसके स्टूडियो के अंदर आ घुसी। टेबल पर फोटोज के नेगेटिव्स रखकर ये सब मेरे लिए बहुत अर्जेंट है कहा और चली गई। जुंग देखता है कि रिम बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर उसके फोटोज का इंतजार कर रही है। जुंग भी मजबूरी में एक गोली खाकर काम पर लग गया। कुछ देर बाद जुंग बाहर आया। बाहर बहुत ही गर्मी थी, इसीलिए वो रिम के लिए आइसक्रीम लेकर जाता है और कहा, आज की सुबह मेरी अच्छी नहीं थी, इसीलिए पहले मैंने मना कर दिया था। फिर रिम ने पूछा, फोटोज निकलने में और कितना समय लगेगा? ज्यादा नहीं, जुंग ने जवाब दिया। अगले दिन जुंग अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवा रहा होता है। तभी सामने गाड़ी में रिम को देख उसे हाई किया। जुंग स्टूडियो आ गया। साथ ही बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद उसके स्टूडियो में कुछ स्कूल के लड़के आते हैं। उनके पास स्कूल ग्रुप की एक फोटो होती है, और वो जिन लड़कियों को पसंद करते हैं उनकी अलग और बड़ी फोटो निकालने के लिए वो आए हैं। हालांकि उन लड़कियों से उन्होंने कभी बात नहीं की, लेकिन फिर भी आपस में उनकी लड़कियों को लेकर लड़ाई हो जाती है। कोई कह रहा है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई कह रहा है ये मेरी है। वो कहते हैं ना, लड़की का मामला है बाबू भैया, कुछ भी हो सकता है। जुंग वहाँ आकर उनकी लड़ाई छुड़वाता है कि तभी रिम अपने एक और काम से स्टूडियो वापस आई। जुंग को वहाँ ऐसे देख उसे भी हंसी आ जाती है। ये छोटे छोटे बच्चे लड़की के लिए लड़ाई कर रहे हैं, बताओ इस उम्र में वो समझते ही कितना है। जिस पर जुंग बोला, यही उम्र है उनकी ये सब करने की, और ये बिल्कुल नेचुरल है। क्या दोस्तों, आपने भी किसी लड़की के लिए लड़ाई की है? कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और जिसका मुझे सबसे फनी लगेगा उसका कमेंट में पिन करूंगी। कहानी में लौट आते हैं। अब जुंग जब अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में
उसकी एक्स दिखाई दी, जिसके साथ उसकी सगाई भी हो चुकी थी। पर दुर्भाग्यवश उनकी सगाई टूट जाती है और दोनों अलग हो गए। अब उसकी एक्स शादीशुदा है, पर उसे देखकर लग रहा है कि वो खुश नहीं है जिंदगी में, कोई तनाव है उसे। वो भी जुंग को देख चुकी होती है और उसे अनदेखा कर आगे बढ़ने लगी। पर जुंग अपनी स्कूटी से पीछा कर उससे बात करता है। उससे पूछा, तुम यहाँ वापस कब आई? बस कुछ दिन पहले ही, उसने जवाब दिया। फिर जुंग बोला, तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम भी बिल्कुल पहले जैसे हो। इतने सालों बाद यूं अचानक से मिलना दोनों के लिए ही थोड़ा असहज था। उसकी एक्स वहाँ से चली गई। अगले दिन बस से जाते वक्त जुंग ने रिम को किसी गाड़ी वाले से झगड़ा करते हुए देखा। जुंग समझ गया कि रिम एक ट्रैफिक कंट्रोल डिवीजन से पार्किंग टिकट एजेंट है और इसीलिए वो उसके स्टूडियो में बार बार आती है अर्जेंट फोटो को प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि जो गलत जगह पार्क कर देते हैं पार्किंग एजेंट्स उनकी गाड़ी का फोटो निकाल कर प्रिंट करवाते हैं, जो सबूत के तौर पर काम करते हैं। एक दिन जुंग अपने स्टूडियो में ही बैठा है, तभी रिम वहाँ आकर उसे एक कैमरा देकर पूछती है, क्या तुम इसे रिपेयर कर सकते हो? जुंग ने हाँ में जवाब दिया। रिम बहुत थकी हुई लग रही है और वो वही बैठ गई। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत शुरू हुई। रिम ने उसकी उम्र पूछी। जुंग ने उसे अपनी उम्र बताई। रिम बोली, यानी कि तुम लगभग 30 के हो, लेकिन तुमने शादी क्यों नहीं की? जुंग बोला, मेरे तो 2 बच्चे हैं। रिम जवाब देती है, झूठ, तुम्हारे कपड़ों से पता चलता है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। और जुंग को इस बात पे हंसी आ जाती है। जुंग को रिम के साथ समय बिताना ना जाने क्यों अच्छा लग रहा है। दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता तैयार हो रहा है। उसी शाम जुंग को अपने घर में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने बाबा, बहन और उसके पति बच्चों के साथ डिनर कर रहा है। यही है जुंग का परिवार। अब अगली सुबह जुंग कहीं जाते वक्त रास्ते में उसे रिम दिखी। उसके हाथ में कुछ भारी सामान है। जुंग के कहाँ जाना है पूछने पर वो उसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक अपनी स्कूटी पर लिफ्ट देता है। जाते जाते जुंग ने रिम से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? वो बोली, मुझे बॉयफ्रेंड वगैरह ये सब चीजें पसंद नहीं। इसके बाद जुंग ने उसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस छोड़कर वापस अपने स्टूडियो आ गया और तभी वहाँ उसकी एक्स उससे मिलने आती है। उसने जुंग को बताया कि उसके पति को शराब की लत है, उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता और दोनों अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। बातों ही बातों में उसने जुंग से पूछ लिया, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? जुंग ने भी मजाक में बोल दिया, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। जिस पर जुंग ने हंसते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद जुंग अब बस में बैठे सोच रहा होता है कि वक्त के साथ कैसे प्यार भी पूरी तरह से मिट जाता है। एक वक्त था जब यही दोनों घंटों एक दूसरे के साथ बैठ बातें किया करते थे और आज कुछ देर भी ये एक साथ अच्छे से बैठ नहीं पाए। उसकी एक्स ने उसकी वो फोटो जो जुंग ने अपने स्टूडियो में लगा रखी है वो भी निकालने के लिए कहा। अब जुंग अस्पताल आया चेकअप कराने। इसका मतलब उसकी तबीयत अब सच में और खराब होती जा रही है। इसके बाद वो अपने एक दोस्त से मिला। दोनों एक बार में बहुत ड्रिंक करते हैं। जब दोनों बार से बाहर निकले तो जुंग अपने दोस्त से कहता है कि मुझे और ड्रिंक करना है। दोस्त ने मना कर दिया, लेकिन जुंग उसे मनाने की खूब कोशिश कर रहा है। उसका दोस्त बोला, भला मैं तुम्हें और ड्रिंक क्यों पिलाऊं? तब जुंग ने बताया, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। उसका दोस्त ये सुन गुस्से में जुंग को धक्का देकर बोला, चल अब झूठ मत बोल, और उसे ड्रिंक पिलाने के लिए मान गया। दोनों फिर से एक बार की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी हमें जुंग की आवाज आती है जो कह रहा है, आखिरकार मैंने सच्चाई का मजाक उड़ाना सीख लिया है, मगर मुझे नहीं मालूम कि दोस्त के साथ ड्रिंक करने के लिए मेरे पास और कितने दिन बचे हैं। और अगले ही पल हमने देखा कि जुंग और उसका दोस्त पुलिस स्टेशन में है। दोनों ने इतनी पी ली होती है कि पुलिस के पकड़ कर ले जाने की नौबत आ गई। जुंग को बहुत गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। असल में वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और परेशान था। किसी तरह उसके दोस्त ने उसे शांत किया। खैर अगले दिन जब उसके दोस्त ने उसे कॉल करके उसका हालचाल पूछा तो जुंग बोला कि उसे बीती रात की कोई भी बात याद नहीं है। दूसरी ओर जुंग और रिम की दोस्ती भी बढ़ती जा रही है। दोनों काफी वक्त साथ बिताने लगे हैं। जुंग उसकी कुछ तस्वीरें भी खींचता है। अब रिम के जाने के बाद उसके स्टूडियो में एक परिवार आया जिन्हें एक फैमिली फोटो खिंचवानी है। परिवार में एक बूढ़ी महिला भी होती है। उन्होंने उस बूढ़ी महिला की एक सिंगल फोटो भी खींचने को कहा। ये तस्वीर असल में इसीलिए खींच रहे थे ताकि जब उस बूढ़ी महिला की मौत हो जाए तो इस फोटो पे वो लोग हार चढ़ा सके। जुंग उन तमाम तस्वीरों को खींचता है जहाँ भी उन तस्वीरों की जरूरत हो, जैसे कि अंतिम संस्कार में भी। उसी रात जुंग स्टूडियो में बैठकर बाहर बारिश को देख रहा होता है।
तभी वही बूढ़ी महिला उसके स्टूडियो में आई और जुंग को बोली, सुबह जो तुमने मेरी तस्वीर ली थी वो इतनी कुछ खास नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद मेरी अच्छी सी तस्वीर लगे, तो क्या तुम मेरी एक और तस्वीर खींच दोगे? जरूर, मैं आपकी बहुत ही अच्छी तस्वीर खींचूंगा, लेकिन उनके पास इसके लिए पैसे नहीं है। ये जानने के बाद जुंग बोला, मैं इसके कोई पैसे नहीं लूंगा, और फिर उसने उनकी एक अच्छी सी तस्वीर खींची। अगले दिन जुंग अपने पुराने 2 दोस्तों से मिलता है। जुंग उनके साथ एक अच्छा समय गुजारता है। हालांकि वो जानता है कि उसकी जिंदगी रेत की तरह उसके हाथ से फिसलती जा रही है, मगर उसके पास जितना भी वक्त बचा है उसमें वो अच्छे से जीना चाहता है। वो दुखी या मायूस होकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, बल्कि हर वो काम करना चाहता है जो उसे खुशी दे। वो अपने बाबा को रिमोट से टीवी कैसे कंट्रोल करते हैं सिखाता है, जो कि उसके बाबा को नहीं आता। मगर बाबा को सीखने में दिक्कतें आ रही है, तो वो एक पेपर पर रिमोट से टीवी कैसे कंट्रोल करते हैं लिखता है। इधर जुंग और रिम की दोस्ती भी गहरी होती जा रही है। दोनों स्टूडियो में एक साथ खाते पीते और साथ ही राइड पर जाते। वहाँ से वो जुंग के स्कूल गए और एक अच्छा पल बिताया। दरअसल उनकी ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी, जिसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। फिलहाल अब जुंग जरूरत के छोटे छोटे काम करने लगा, जैसे प्रिंटर मशीन जैसे फोटोज प्रिंट होती है उसकी कुछ तस्वीरें खींचकर साथ ही नोट्स बनाता है कि मशीन किस काम आती है, कैसे ऑपरेट किया जाता है। दरअसल वो ये अपने बाबा के लिए कर रहा है। जैसे उसने रिमोट चलाने के नोट्स बनाए थे वैसे ही इसके भी बना रहा था, क्योंकि वो चाहता है कि बाबा ये सब सीख जाए। यही स्टूडियो ही तो जुंग की जिंदगी है, जो वो चाहता है कि उसके मरने के बाद भी जिंदा रहे। उस रात बाबा ने देखा कि जुंग की तबीयत बहुत खराब है। वहीं दूसरी तरफ रिम, जो जुंग के बारे में ही सोच रही होती है, उसे अब जुंग की हर एक बात अच्छी लगती है। उसे समझ आ गया है कि वो जुंग से प्यार कर बैठी है। मगर अगले दिन उसे पता चला कि उसे अगले हफ्ते ही यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका ट्रांसफर हो चुका है। यही बात बताने वो जुंग के स्टूडियो आई है, पर स्टूडियो बंद होता है। उसने कुछ देर जुंग का वही इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया, क्योंकि इस वक्त वो अस्पताल में है। रिम ने जुंग के नाम एक खत लिखा और स्टूडियो के अंदर डाल दिया। अगले दिन भी जुंग स्टूडियो नहीं खोलता। रिम वहाँ घंटों घंटों खड़े होकर इंतजार करती है, मगर उसे तो पता ही नहीं कि जुंग स्टूडियो क्यों नहीं आ रहा। उसने जुंग के लिए और भी खत लिखे, जिसे उसने फिर स्टूडियो की खिड़की से अंदर डाले, पर ना तो उसके खतों का कोई जवाब आया और ना ही स्टूडियो का दरवाजा खुला। इस बात से वो बहुत ज्यादा मायूस हो गई। अपने दोस्तों के साथ क्लब में भी जुंग को याद कर उसकी आंखें गीली हो रही है। अब उसने उसके स्टूडियो के सामने जाकर एक पत्थर उस ओर फेंका, जिससे कि खिड़की की कांच टूट जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। अब जुंग भी अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है। जब वो वापस अपने स्टूडियो आया तो पाया स्टूडियो की खिड़की की कांच टूटी हुई है। जब वो अंदर गया तो उसे रिम के उसके नाम लिखे बहुत सारे खत पड़े दिखे। खत पढ़कर उसे पता चला कि रिम का ट्रांसफर हो चुका है। फिर वो रिम के दोस्त के पास से उसका पता लेकर उसके ट्रांसफर हुए जगह पहुंचा। एक कॉफी शॉप पे बैठकर रिम को देखता है। रिम ने अपनी इस नई जिंदगी को स्वीकार कर लिया होता है। अब वो बिल्कुल भी मायूस नहीं दिख रही थी और अपने काम को भी अच्छी तरह से कर रही है। शायद उसने जिंदगी की सच्चाई को मान लिया था, जैसे जुंग ने भी मान ली है। जुंग बिना रिम से मिले अपने स्टूडियो वापस आ गया और एक पुराना एल्बम निकाला, जिसमें उसके बचपन से लेकर अब तक की सारी तस्वीरें हैं। अपनी उन पुरानी तस्वीरों को देखकर उन सारी यादों को भी याद कर महसूस करता है। अब इसके बाद वो ठीक उसी बूढ़ी औरत की तरह जिसने अपने मरने के बाद के लिए फोटो खिंचवाई थी, अपनी भी वैसी एक तस्वीर लेता है, जो कि उसकी यादों के एल्बम की सबसे आखिरी तस्वीर होगी। अब उसके चेहरे पर ना कोई उदासी है, ना कोई तनाव, बस एक संतुष्टि है, क्योंकि उसने जिंदगी के उस हर एक सच को स्वीकार कर लिया है जो जिंदगी ने उसके सामने लाया। अब इस तस्वीर को खींचने के बाद ही सभी को चौंकाते हुए ये दिखाया जाता है कि उसकी वही तस्वीर अब एक फोटो फ्रेम में है। मतलब जुंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसा जुंग चाहता था कि उसके जाने के बाद उसके बाबा उसका स्टूडियो संभाले, ठीक वैसे ही होता है और उसके बाबा को स्टूडियो के बाहर निकलते हुए देखते हैं। जब वो वहाँ से चले गए तभी रिम वहाँ आती है। जुंग ने अपने स्टूडियो के बाहर रिम की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर लगाई थी। यह देख रिम बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए वो वहाँ से जाने लगी। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में जुंग के आवाज में जो खत उसने रिम के लिए लिखे थे वो सुनाई देता है। लिखा है, मैं हमेशा से ये जानता था कि प्यार का एहसास एक समय बाद मिटने लगता है,
ठीक उसी तरह जिस तरह पुराने तस्वीर मिट जाते हैं, पर तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी, जिस तरह तुम मेरे दिल में आखिरी वक्त तक थी। बहुत बहुत शुक्रिया कम वक्त के लिए ही सही मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे वो सारी खुशियाँ देने के लिए। अलविदा रिम। कहानी के आखिर में हमें जुंग का स्टूडियो दिखाया जाता है, जहाँ लोग आज भी आ जा रहे होते हैं, बस वहाँ कमी खलती है तो जुंग की। दोस्तों, कहानी में ना कोई ओवर एक्टिंग है, ना कोई मेलोड्रामा है, बस जिंदगी की सच्चाई बताई गई है जो ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, बजाय उससे लड़ने के आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जुंग ने भी यही किया। मायूस और डिप्रेस्ड की जगह उसने अपना सच स्वीकारा और वो हर चीज की जो उसे खुश करती थी, और साथ ही अपने बाबा को भी सब कुछ सिखाया जो उसके जाने के बाद उनके काम आएगा। दुनिया में हर एक इंसान एक मुसाफिर ही तो है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो अपने परिवार दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी एक लाइफ लेसन मिले। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आज की कहानी आप सभी को प्रेरणा देगी और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मूवीज ट्राइब को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो पसंद आई तो भर भर कर लाइक शेयर कमेंट्स पक्के से करें। हमें अपना सपोर्ट देते रहे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।